केस स्टडी नंबर 33 स्टार्ट कर रहे हैं। जयेशवली। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है हमारे से? द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी बाय राघव इन द नेम ऑफ हिज वाइफ इन द मुंबई 75 लाख रुपए। चेक करते हैं पर राघव ने क्या परचेज करी है। ये रहा, राघव ने परचेज करी है सम प्रॉपर्टी इन द मुंबई इन द नेम ऑफ हिज वाइफ 75 लाख रुपए की, और 40 लाख रुपए तो उसने एनआरई अकाउंट से दे दिए, और 10 लाख रुपए उसने दे दिए सैलरी अकाउंट से यूएई टू द सैलर अकाउंट एडवांस थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल। जहाँ तक भी ठीक था। 25 लाख रुपए उसने वहाँ से दिए जहाँ पर उसका सोर्स ही अननोन है। अब अननोन सोर्स से पेमेंट करी 25 लाख रुपए की, तो यहाँ पर इसने क्या कर दी, बेनामी ट्रांजैक्शन में फंस जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि क्या बेनामी ट्रांजैक्शन पूरी की माने या पार्टली पेमेंट की? तो जितनी पेमेंट में से जितनी पार्टली पेमेंट जितनी आपकी अननोन सोर्सेज से होगी ना, सिर्फ उतने अमाउंट के लिए आप बेनामी ट्रांजैक्शन में फंसोगे, ना कि होल अमाउंट के लिए। तो गड़बड़ कितने अमाउंट की करी आपने? 25 लाख की। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 25 लाख रुपये। कैन बी कंसिडर एज ए इनवैलिड ट्रांजैक्शन अंडर द रेलिवेंट लॉ टू द एक्सटेंट कितने अमाउंट की? 25 लाख रुपये की। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय मिस्टर राजेश कैन बी कंसिडर वैलिड एंड लॉफुल? चलो, हमारे को इसके अंदर सही बात बतानी है कौन सी है, ये तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी वेयर द पर्सन प्रोवाइडिंग द कंसिडरेशन टू राजेश इज नॉट ट्रेसेबल। ये तो बेनामी होती है। जो ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल ही नहीं है, जो बंदा ट्रेसेबल ही नहीं है, तो वो तो बेनामी में फंस गया। हमारे को बताना है वैलिड कौन सी है इसमें से। अरेंजमेंट बाय राजेश इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी मेड इन द फिक्टिशियस नेम, ये भी बेनामी होती है। प्रॉपर्टी हेल्ड बाय राजेश इन द नेम ऑफ हिज स्पाउस कंसिडरेशन पेड आउट ऑफ नॉन लीगल सोर्सेज, ये बेनामी नहीं है, ये वैलिड है। तो हमारा आंसर सी में मैच हो गया। चौथा पॉइंट कहता है ट्रांजैक्शन राजेश इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी वेयर द ओनर इज अनअवेयर लो डेनाई ओनरशिप, ये तो वैसी बेनामी होती है। शेयर ट्रेडिंग बाय रघु ऑन द बिहाफ ऑफ महेश, इस क्वेश्चन के अंदर क्या था मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या कर रहा था महेश? महेश ने क्या करा, महेश ना सेक्रेटरी है, कंपनी सेक्रेटरी। अब ये खुद एक कंपनी के शेयर खरीदता है ना, तो दिक्कत हो जाती। महेश ने क्या चाल चली, 5 लाख रुपये ना गिरीश को दे दिए, लोन दिखा दिया कि मैंने लोन दिया गिरीश को। गिरीश ने वो पैसा रघु को दे दिया, और रघु को बोला महेश जैसे जैसे तेरे को कहे ना कंपनी में शेयर खरीदने हैं, तू अपनी कंपनी के शेयर खरीद लियो ये वाली। तो रघु क्या करता था, बीबीसी कंपनी के शेयर खरीदता था। महेश जिस कंपनी का सीएस था, अगर उसके खुद खरीदता तो दिक्कत हो जाती ना। उसने वो इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली कहाँ पे पहुँचवा दी, रघु के पास, और रघु शेयर के अंदर डीलिंग कर रहा था। भाई ऐसे नहीं कर सकते, फंस जाओगे, इनसाइडर ट्रेडिंग होगी ये तो। ढूंढो क्वेश्चन इनसाइडर ट्रेडिंग वाला। पॉइंट वैलिड ट्रांजैक्शन है, वैलिड तो है ही नहीं। कैन बी कंसिडर एज ए अनलॉफुल ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग इज इनडायरेक्टली डन इन द स्टॉक मार्केट बाय महेश कंपनी सेक्रेटरी हु वाज इनसाइडर प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। फंस गया। तीसरे का आंसर बी। चलो, JJPL also took loan from the various bank financial institution. Fund were diverted transaction to bank account of a group company from where systematically इसने क्या कर दिया, सिफोंड ऑफ कर दिया, वर यूज फॉर द परचेज ऑफ वेरियस प्रॉपर्टी इन द इंडिया। JJPL claims such property of crime, proceeds of crime to be unattained property. Which one among the following statement is correct? अब देखो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहाँ पे आते हैं? PMLA में। इसका मतलब ये क्वेश्चन PMLA का है। PMLA के अंदर ऑफेंस करा है इसने। PMLA के सारे ऑफेंस ना, सारे के सारे ऑफेंस कोग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, नॉन बेलेबल। इसका मतलब आपको कोई बेल नहीं मिलेगी, प्रोवाइडेड आपको कुछ कंडीशनें पूरी करनी होती हैं, तो उस केस में आपको बेल मिल जाती है। तो हमारा आंसर कौन सा मैच हो रहा है? डी। सच ऑफेंस आर कोग्निजेबल नॉन बेलेबल बट ए पर्सन कैन बी बेल्ड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। Money in the bank account of JJPL were also often transferred as a legitimate business transaction to bank account RTPL, which is also in similar business like JJPL. In respect of transaction done by JJPL, जो इसकी क्राइम मनी आती थी ना, वो क्या करता था, इंजेक्टेड इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लेके आता था, इनटू लेयरिंग सिस्टम से मूव करता था, स्प्रेड ओवर वेरियस ट्रांजेक्शन डिफरेंट अकाउंट में अंदर डाल देता था। तो ये क्या चीज़ होती है, साफ साफ पता लग रहा है, लेयरिंग। यार सिस्टम ही लेयर्ड है, यहाँ से आपको आंसर ही पता चल गया था। आंसर हमारा सी हो गया इसका। Critically analyze the statement of provision of this act needs not necessarily apply only to a person who try to hide their property but may also sometimes apply to genuine property acquired out of disclosed fund. Also the relevant incidents in the aforesaid case name of the relevant applicable act बताओ क्या है। अब ये आप ना कोई ट्रांजेक्शन जैसे ट्रांजेक्शन करते हो बेनामी एक्ट में। अब माने अपने नॉन सोर्सेज हैं आपके पास, नॉन सोर्सेज है, आपने वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे खरीद ली, अपने बच्चों के नाम खरीद ली, वाइफ के नाम पे खरीद ली, लेकिन अब बच्चों को या वाइफ को बताया ही नहीं कि मैंने आपके नाम पे ये प्रॉपर्टी खरीद ली। अब देखो ये ट्रांजैक्शन वैसे तो देखो मेरे हिसाब से तो ये बनता है एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप देखें तो अगर नॉन सोर्सेज अगर आप खरीदे ना तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये इसका ना व्यू यहाँ पे एक अलग है। ये यहाँ पे ये व्यू लेके चलता है कि आपने बेनामी एक्ट के अंदर किसी और नाम से प्रॉपर्टी खरीदी ही क्यों है। अब ये समटाइम क्या कर देता है, उसको बेनामी एक्ट में ले जाता है। मैंडेटरी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये पॉइंट कहता है। प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट इज एप्लीकेबल एक्ट हेयर, कहता है बेनामी एक्ट लगेगा, ये तो हमारे को पता चल ही गया था। General belief is that the provision of PPT Act apply only to person trying to hide their property.
जनरली ये किसके ऊपर लगता है जो प्रॉपर्टी को हाइड करता है? नो टू जेन्युइन प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, जो उसने डिस्क्लोज फंड्स, जो अपने डिस्क्लोज फंड से जेन्युइन प्रॉपर्टी अगर ना खरीदे तो दिक्कत है। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। इवन ए प्रॉपर्टी एक्वायर्ड यूजिंग डिस्क्लोज फंड इन ए जेन्युइन ट्रांजेक्शन, सम टाइम हम उसको बेनामी बोल देते हैं। अब ना देखो ये बड़ी डीप में पॉइंट है, वैसे तो बेनामी एक्ट के अंदर ये फंसना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी है तो बेनामी कैसी होगी वो, चाहे उसको नहीं बताया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेनामी कहता है कि हम ना फिर फर्दर कुछ और सर्कमस्टांसिस और देखेंगे, वो सारी चीज़ें जब चेक करते हैं ना तो सम टाइम उसको बेनामी बोलना पड़ जाता है। चलो हम तो इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग चलेंगे, इंस्टीट्यूट कहता है कि हम इसको बेनामी मानेंगे, मान ले भाई। बेनामी प्रॉपर्टी मीन्स एनी प्रॉपर्टी विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन ऑल्सो इंक्लूड प्रोसीड फॉर सच प्रॉपर्टी। हमारे लिए बेनामी प्रॉपर्टी का मीनिंग है विदाउट ए नेम। प्रॉपर्टी डज नॉट बाई इट अंडर ओन नेम। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी अपने नाम से नहीं खरीदी ना, किसी और के नाम से खरीदी है, हम एक बार आपके ऊपर बेनामी का शक पूरा करेंगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पर सम टाइम वर्ड है, मे सम टाइम है, मैंडेटरी नहीं है कि हम इसको बेनामी बोल ही देंगे, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट यहाँ पर कभी ना कभी हमारे से डीप नॉलेज में पूछ सकता है पॉइंट, तो हम भी लिखाएंगे, सम टाइम ट्रीट कर सकता है, नॉट ऑलवेज। Rajesh formed a company JJBL primarily in the hotel business, but the source of fund was secret drug dealing। ओह क्यों करते हैं ऐसे घटिया हरकतें? ड्रग से पैसा आ रहा है, उसे होटल बिजनेस चला रहा है। अब इस सीक्रेट ड्रग डीलिंग देन डिसयूजिंग द ओरिजिनल सोर्स ऑफ मनी फॉर बिजनेस प्रीडिकेट ऑफेंस। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल्ड ऑफेंस एंड प्रीडिकेट ऑफेंस? अब प्रीडिकेट ऑफेंस के बारे में क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि जैसे मान लो आपके पास कोई प्रोसीड्स आती है, तो प्रोसीड्स आती है तो ऐसे तो नहीं है पीएमएल एक्ट आपके, अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, पीएमएल एक्ट आपके ऊपर लगता है ना, तो इसका मतलब आपने ना पहले क्या गलत काम कर रहा है, आपने कोई क्राइम करा तो आप क्रिमिनल एक्ट में फंसे। अब उस क्रिमिनल एक्ट से आपके पास प्रोसीड्स आ गई, इसलिए पीएमएल एक्ट आपके ऊपर लगता है। तो वैसे ही यहाँ पे बता रहे, देखो कहता है मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट क्राइम। मनी लॉन्ड्रिंग एक इंडिपेंडेंट क्राइम थोड़ी है, मनी की लॉन्ड्रिंग करना, मनी आपके पास गलत तरीके से आ गई, इसका मतलब आपने काम कोई और गलत कर रहा है। काम तो जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया, काम तो मर्डर कर रहा है, अब उससे जो पैसे मिले वो उसकी वजह से तुम्हारे ऊपर पीएमएल एक्ट लगता है। तो क्रिमिनल एक्ट तो लगेगा, और एक्ट तो लगेंगे, मेन एक्ट तो आपका क्रिमिनल हो गया, पीएमएलए में फंसोगे क्योंकि आपके पास प्रोसीड्स आ गई उसकी। तो मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट, ये कोई इंडिपेंडेंट क्राइम नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन अनदर क्राइम। ये डिपेंड होता है कि आपने कोई पहले हाथ वो करा, गंदा काम करा, उससे प्रोसीड्स आ गई, उसको बोला जाता है प्रीडिकेट ऑफेंस। और पीएमएलए में तो 3 शेड्यूल्ड ऑफेंस होते हैं आपके, इतने सारे शेड्यूल्ड ऑफेंस हैं, वो सारे शेड्यूल्ड ऑफेंस आपके प्रीडिकेट ऑफेंस हैं। ऑफेंस अंडर नार्कोटिक ड्रग्स, अब आपने ड्रग्स के लिए वो कर रहा था इस क्वेश्चन के अंदर, ड्रग्स की डीलिंग कर रहे हो आप, ये प्रीडिकेट ऑफेंस है क्योंकि वो शेड्यूल्ड ऑफेंस है। और शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस स्पेसिफाइड अंडर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 अपने पार्ट होते हैं, ये सारे अपने शेड्यूल्ड ऑफेंस हैं। द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड पार्ट ए, पार्ट सी, शेड्यूल्ड पीएमएलए अट्रैक्ट प्रोविजन ऑफ पीएमएलए, सम ऑफ द एक्ट ऑफेंस विच में अट्रैक्ट पीएमएलए बिलो। पार्ट ए एंड लिस्ट 29 एक्ट है उसके अंदर, 29 एक्ट में अंदर अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी पीएमएलए में फंस जाओगे, बहुत सारे एक्ट हैं उसके अंदर। पार्ट बी है ऑफेंस तभी होता है अगर आपका अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा हो तो फंसते हो आप। पार्ट सी होता है ब्लैक मनी में कोई गड़बड़ कर दिया आपने, ठीक है, तो फंसते हो आप। तो शेड्यूल्ड ऑफेंस इज कॉल्ड प्रीडिकेट ऑफेंस, अकरेंस ऑफ द सेम इज प्री रिक्विजिट फॉर द इनिशिएटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सेकंड पॉइंट हमारे से क्या पूछ रहे हैं? हु इन्वेस्टिगेट प्रीडिकेट ऑफेंस। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? तो वो अथॉरिटीज़ नहीं होती, बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती हैं, सेबी वगैरह, वो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो कर देंगी। सेबी होती है, सीबीआई होती है, एनसीबी, कस्टम वाले, पुलिस वाले, वो सारे आपकी एजेंसी हैं, इन्वेस्टिगेशन कर देंगे। व्हाट आर द पॉसिबल एक्शन दैट कैन बी टेकन अगेंस्ट मिस्टर राजेश। अगर पीएमएलए में फंस गया, आप पीएमएलए में ऑफेंस कर दिया, तो आपके अगेंस्ट कौन कौन से एक्शन ले सकते हैं हम? आपकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर देंगे, यही तो हमारा वो था, मतलब था, पीएमएलए का ऑब्जेक्ट था। और अगर आप गिल्टी फंस गया, आप इम्प्रिजनमेंट दे देंगे आपको 3 से 7 साल की। नारकोटिक ड्रग्स में फंस गए तो 3 से 10 साल में फंसा देंगे आपको, ठीक है। कोई ऑर्डर देना है, अरेस्ट करना है आपको, अरेस्ट कर लेंगे आपको, फिर आपके ऊपर अरेस्ट वाले प्रोविजन लग जाएंगे पूरे। तो वो पॉसिबल एक्शंस होते हैं, वो पॉसिबल एक्शन हम ले सकते हैं। उसके बाद कहता है अब ईडी क्या करेगा? ईडी ने रेड मार दी ऑपरेशन अगेंस्ट राजेश एसोसिएट्स आफ्टर इट ऑब्टेन सम इनपुट ऑन द परपोर्टेड डूबियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब रेड मारती तो राजेश के पास क्या राइट है? What are the right of Rajesh and his associates being searched during the raid operation and what are the right of Mr. Rajesh during the arrest in the case of arrested? तो उसके राइट्स अपने से पूछे हुए हैं, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़वा देता हूँ। फॉलोइंग द राइट ऑफ मिस्टर राजेश एसोसिएट अंडर सेक्शन 18 में दिए हुए हैं। वेयर अथॉरिटी इज अबाउट टू सर्च एनी पर्सन, ई शैल
इफ सच पर्सन सो रिक्वायर टेक सच पर्सन विद इन 24 आवर्स टू नियरेस्ट गैजेट ऑफिसर सुपीरियर इन द रैंक टू हिम मैजिस्ट्रेट। 24 घंटे के अंदर आपको वहाँ पहुँचाना है। इफ द रिक्वेजिशन इज मेड अथॉरिटी शैल नॉट डिटेन द पर्सन फॉर मोर देन 24 आवर्स से आप ज़्यादा उसको नहीं रख सकते। गैजेट ऑफिसर मैजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन इज ब्रॉट शैल इफ सीज नो रीजनेबल ग्राउंड ऑन सर्च बट अदरवाइज शैल डायरेक्ट दैट सर्च बी मेड। सर्च शैल बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर पर्सन। ये जो आपको सर्च करनी है ना, वो आपको 2 या 2 से ज़्यादा विटनेस के सामने करनी है। और ना अगर आपको फीमेल की करनी है तो आपकी टीम में एक फीमेल पार्टी होनी चाहिए। नो फीमेल शैल बी सर्च्ड बाय एनीवन एक्सेप्ट ए फीमेल। अब ना देखो ये क्वेश्चन क्या है, राइट पूछे थे उन्हें से मिस्टर राजेश के क्या राइट हैं। तो जिसकी सर्च हो रही है ना उसके राइट हैं कि आप ऐसे ऐसे सर्च करो मेरी, ये मेरा राइट है। हालांकि ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि जब आप सर्च करते हो तो आपको किस तरीके से करनी है, रेड मारनी है, तो वहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है जो आपको कंसीडर करने हैं। तो कंसीडर करने के लिए आपको ये पॉइंट कंसीडर करने हैं कि आप 24 घंटे के अंदर उसको नियरेस्ट गैजेट ऑफिसर के पास लेके जाओगे। 24 घंटे से ज़्यादा नहीं ले सकते। 2 विटनेस बैठाओ वहाँ पे, 2 विटनेस बैठाओ। और अगर आपको फीमेल की सर्च करनी है तो अपनी टीम में एक फीमेल को लेके जाओ साथ में। और अपने से क्या पूछा था, राइट पूछ लिया था। अब क्या पूछ लिया अपने से, अगर आप उसको अरेस्ट करना है तो फिर उसके क्या राइट है, अथराइज्ड ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट शैल एज सून में बी इन्फॉर्म अरेस्टी ऑन द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट। पहले उसको बताएगा, इन्फॉर्म करेगा। एवरी पर्सन सो अरेस्टेड शैल विद इन 24 आवर्स बी टेकन टू ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एज केस में बी हैविंग जुरिस्डिक्शन प्रोवाइडेड दैट पीरियड ऑफ 24 आवर्स शैल एक्सक्लूडेड द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी। ये पॉइंट ना इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके रखना। पेपर के अंदर वो या तो चलो इसने यहाँ पे सीधा पूछ लिया, अब पेपर में वो अपने से इस तरीके से भी पूछ सकता है कि मान लो क्या हुआ था, 6 घंटे का तो रास्ता था, ठीक है, तो 6 घंटे का रास्ता जो टाइम था ना वो आप एक्सक्लूड कर देना। उसके अलावा रास्ते का जो जर्नी अपनी टाइम है उसको एक्सक्लूड करके आप देखना कि 24 घंटे के अंदर आपने पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया। पहुंचा दिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज काउंटरवेंशन मान लेंगे।